नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। क्राइम के इस एपिसोड में आपका स्वागत है और एक बार फिर से आज हम इस क्राइम की कहानी के इस एपिसोड में बात करेंगे नीट छात्रा के बारे में। नीट छात्रा का मामला दिन पे दिन जहां तूल पकड़ता जा रहा है, शंभू गर्ल्स हॉस्टल का जो मामला है तूल पकड़ने के साथ साथ काफी पेचीदा भी होता जा रहा है। बिहार पुलिस ने किस तरीके से पूरे मामले में जांच की वो आपने देखा। भगवान भरोसे ही ये जांच चल रही थी, लेकिन आखिरकार इस मामले में एसआईटी को जिम्मेदारी सौंपी गई। एसआईटी की जब एंट्री हुई है तो कई चीज़ों को सील किया गया और कई चीज़ों पर जांच जो है वो जारी की गई। अब इन सब के बीच आपको बता दें कि इस पूरे मामले में अहम सुराग कह लीजिए, अहम साक्ष्य कह लीजिए, सबूत कह लीजिए, जो एक क्लू है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट क्लू जो है वो एसआईटी को मिला है कि छात्रा मौत से पहले कहाँ गई थी। अब तक जो ये सवाल उठ रहे थे कि 26 तारीख को वो अपने घर गई, 25-26 दिसंबर को, उसके बाद नया साल मना करके वो सीधा 5 तारीख को हॉस्टल आती है, घर परिवार वालों से बात होती है, 6 जनवरी को अपने रूम में बेहोश मिलती है। लेकिन अब इस पूरे मामले में एक बार फिर से इस जो थ्योरी है वो पलटती हुई नजर आ रही है। थ्योरी पलटी है छात्रा के रूम में मिले दवाई के बाद से। दवाई जो नींद की दवाई जो कही जा रही थी, जो एंटी डिप्रेशन की जो दवाई कही जा रही थी कि छात्रा उसका सेवन करती थी, यानी कि वो दवाई खाती थी, उस दवाई को यूज़ करती थी वो रेगुलर बेसिस पे और उसी की ओवरडोज से उसकी मौत हुई, जो ये थ्योरी चल रही थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के सामने आने के बाद वो थ्योरी बदल गई, लेकिन एसआईटी ने उस दवाई को अपने पास रखा और अब उस दवाई के बैच नंबर जो था उस दवाई का उसको आधार बना करके पहुंची उस जगह पर जहां से इन दवाइयों की खरीदारी हुई थी। और फिर पता चला कि आखिर इन दवाइयों को किसने खरीदा था, कैसे छात्रा के कमरे तक पहुंचा, उस तक कैसे ये दवाई पहुंचे। इन तमाम बातों का जिक्र जो है वो एसआईटी के जांच में किया गया है और मिला है। इस मामले को लेकर के आपको बता दें हम कि एसआईटी के पास जब वो दवाइयाँ आई तो जांच करते हुए वो सीधे पहुंची जहानाबाद, यानी कि वो जो दवाई जो छात्रा के रूम में मिली है वो जहानाबाद से ही खरीदी हुई थी। इस बात की कहीं ना कहीं पुष्टि होती हुई दिख रही है। दवाई का बैच नंबर खंगाला एसआईटी की टीम ने जहानाबाद पहुंची, उस दुकान पर पहुंची जहां से दवाई खरीदी गई, तो वहां एक और अहम खुलासा हुआ। खुलासा ये कि 26 दिसंबर यानी 25 तारीख को जब पटना से छात्रा जहानाबाद गई, उसके बाद 26 दिसंबर को वो अपने पूरे परिवार के साथ एक स्कॉर्पियो में बैठ करके उस दुकान तक पहुंचती है। वो उस दुकान पे पहुंचती है, वहाँ से वो नींद की दवाई जो कहा जा रहा है उस दवाई को खरीदती है और फिर अपने परिवार के साथ पटना आती है। और पटना यानी कि 26 दिसंबर को छात्रा और उसका पूरा परिवार जो भी उनके साथ उस गाड़ी में मौजूद होंगे वो पटना आए हैं वो लोग, और पटना से फिर उसी दिन वो लोग जहानाबाद के लिए रवाना हो गए हैं। आपको ये भी बता दें कि जहानाबाद से पटना की दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है, 1.5 घंटे लगभग लगते हैं जाने में, और फिर पटना आने के बाद वो लोग वापस जहानाबाद पहुंचे हैं। तो एक के कमरे में किसी और ने दवाई रख दी है, एक थ्योरी गढ़ी है, कहानी गढ़ी है। तो एसआईटी के हाथ ये जांच लगी है और इसमें जो परिवार का आरोप है वो कहीं ना कहीं थोड़ा अलग होता हुआ नजर आ रहा है। अब इस बात की पुष्टि एसआईटी की जांच में होती हुई नजर आ रही है कि वो दवाइयाँ जो छात्रा के रूम में मिली है उन दवाइयों को खरीदने वाला कोई और नहीं है बल्कि छात्रा खुद ही है। और बड़ी बात ये कि जब वो दवाई खरीदने गई तो लड़की के साथ उसके परिवार के लोग भी मौजूद थे। ये भी बात इस पूरे जांच में सामने आ रही है, जो एसआईटी के सूत्रों के हवाले से हमारे रिपोर्टरों तक वो बात पहुंची। उसमें ये बताया गया कि जो परिवार के लोग हैं उनको ये पता था पहले से कि छात्रा इस दवाई का सेवन करती है। यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा है कि लड़की के पिता भी इस दवाई को काफ़ी लंबे सालों से खा रहे हैं और छात्रा भी इसी दवाई को जो है इस्तेमाल कर रही थी। तो ये एसआईटी की जांच में एक बड़ा सुराग जो है वो हाथ लगा है और इसी से एक बार फिर से जो इस पूरी कहानी की जो थ्योरी है वो कहीं ना कहीं पलटती नजर आ रही है। और अब सवालों के घेरे में, एसआईटी की जांच के घेरे में परिवार भी आया है छात्रा का, जिससे कहा जा रहा है कि अब एसआईटी की जो टीम जो जहानाबाद पहुंची है वो परिवार से भी पूछताछ करेगी, क्योंकि परिवार वालों ने भी साफ साफ ये बात कही थी कि उनकी बेटी किसी भी तरह की कोई दवाइयाँ नहीं खाती थी, दवाई नहीं लेती थी, बल्कि उसके हत्या करने के बाद उसके रूम में किसी ने दवाई रख दी। लेकिन अब वो दवाइयाँ खुद छात्रा के द्वारा खरीदी गई है।
ये भी कहा जा रहा है कि उस दवाई की जो कीमत है वो लगभग 350 रुपये बताई जा रही है और उसका जो पेमेंट है वो ऑनलाइन पेमेंट छात्रा के ही फ़ोन से किया गया है। फिलहाल छात्रा का जो फ़ोन है वो एसआईटी के पास है और उस फ़ोन को भी पूरी तरीके से खंगाला जा रहा है। ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिरी बार उसकी बात किससे हुई थी, क्योंकि ये भी बात है कि उस मोबाइल फ़ोन से कई चीज़ें ऐसी हैं जो डिलीटेड हैं, तो उस चैट्स की भी रिकवरी की जा रही है। छात्रा के रूम से कहा जा रहा है कि डायरी भी मिली है जिसकी जांच की जा रही है, लेकिन सबकी नज़रें उस फ़ोन में हैं कि आखिर फ़ोन ही एक ऐसी चीज़ है जहां आप लोगों से बातचीत करते हैं, या कुछ चीज़ें जो फ़ोन ही आज के टाइम में आप देखें तो फ़ोन ही सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में आता है। तो सबसे ज़्यादा बात किससे की गई और उस दवाई खरीदने के पहले किससे बात की गई, छात्रा जब पटना से जहानाबाद के लिए निकली तो किससे बात हुई, किस किस के कांटेक्ट में आई, किस तरह की बातचीत लोगों से होती थी, ऑनलाइन पेमेंट किया दवाइयों को लेकर के, तमाम जो पूछताछ है वो जारी है। इन सब के अलावा आपको बता दें कि जो स्कॉर्पियो का चालक था, यानी कि जो ड्राइवर था, उसको भी पुलिस ने पूछताछ करने के लिए बिठाया है। ये भी जानकारी सामने आई है इस पूरे मामले में। जहानाबाद का ही वो ड्राइवर बताया जा रहा है। जब जहानाबाद एसआईटी की टीम पहुंची तो इन तमाम बातों का जो जिक्र है वो हुआ, तमाम बातों का जो खुलासा है वो हुआ और उसी खुलासे में ये बात सामने आई है। फिलहाल परिवार वालों से पूछताछ की तैयारी एसआईटी कर रही है, क्योंकि इस बात को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं ना कहीं ना कहीं, क्योंकि परिवार वाले साफ तौर पर ये कहते भी नज़र आ रहे थे कि दवाइयों से लड़की का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एसआईटी की जांच में दवाइयों का सीधा जो तालमेल है वो लड़की से ही मिला है। लेकिन अब सवाल कहीं ना कहीं घूम फिर के वहीं पर आ रहा है कि आखिर ये जांच इतना उलझा कैसे, इतना पेचीदा हुआ कैसे। इसमें 5 चेहरे ऐसे हैं जिनकी वजह से ये पूरा मामला जो है वो उलझता गया, कहीं ना कहीं लापरवाही की गई। और उस 5 में अगर सबसे पहला नाम अगर हम जिक्र करें तो वो नाम एसएचओ रोशनी का ही आता है, जो कि सबसे पहले इस पूरे मामले में शामिल हुई थी। सबसे पहले एसएचओ को ही कॉल गया था, जो अपने खुद पहुंचने की बजाय अपने ड्राइवर को पहले भेजती हैं, जो कि इस केस में सबसे बड़ी लापरवाही है कि अगर हॉस्टल में या कहीं भी लड़की का मामला है, लड़की बेहोश पाई गई है, तो पुलिस जो एसएचओ है वो खुद पहुंचेंगे या अपने ड्राइवर को भेजेंगे, ये बड़ा सवाल है। अब इसकी थ्योरी आप समझिए कि थ्योरी किस तरीके से गढ़ी गई है। 6 तारीख को छात्रा की हालत बिगड़ती है, 5 जनवरी को वो जब पहुंचती है तो सब कुछ ठीक रहता है, 6 को हालत बिगड़ती है। इसके अलावा 9 तारीख तक पुलिस का जो इन्वॉल्वमेंट है वो इसमें दिखता है। तो 3 दिन तक पुलिस की जो गैर हाजिरी रही है वहाँ पर, जिस दौरान शंका जताई जा रही है कि ये पूरा उलट फेर का जो मामला हुआ है, तो पुलिस के जो ये गैर हाजिरी रही 3 दिन तक, ये सबसे ज़्यादा सवालों के घेरे में है, क्योंकि हॉस्टल का कमरा जो है इतने दिन तक खुला रहा, पुलिस का कोई बहुत सीरियस इन्वॉल्वमेंट इस पूरे मामले में नहीं दिखाई दिया। रोशनी कुमारी आती हैं और सीधे सीधे कह देती हैं कि लड़की के साथ कुछ गलत नहीं हुआ है, क्या कुछ निकल करके आया सामने, डॉक्टर ने क्या कहा, डॉक्टर ने भी गोलमोल जवाब दिया, और वही थ्योरी आगे के सारे पुलिस वालों ने कहीं ना कहीं कंटिन्यू किया। तो एसएचओ की जो रिपोर्ट थी, रोशनी कुमारी ने सबसे पहले जो रिपोर्ट एएसपी को सौंपी कि छात्रा के साथ कोई यौन हिंसा नहीं हुई है। मेडिकल रिपोर्ट में भी कोई ऐसी बातें फिलहाल तो सामने नहीं आ रही, हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का तो इंतजार था लोगों को। अब इसी को बेस लाइन बनाते हुए एसपी ने भी यही बयान दिया, और एसपी थे वो नहीं है, जबकि एसपी का काम होता है कि अगर एसएचओ या थाना प्रभारी कोई कुछ कह रहा है तो उसको एक बार रीचेक करे, अब खुद से इन्वेस्टिगेट करे, लेकिन एसपी ने सीधा डिक्लेयर ही कर दिया पोस्टमार्टम रिपोर्ट के पहले। अब यही बेस लाइन जो है वो धीरे धीरे फॉलो होते हुए नजर आया, क्योंकि देखिए किसी भी केस का आप देखिए कि रीअप्रेजल होता है, लेकिन यहाँ पर वो होता हुआ नजर नहीं आया, और शुरुआती जांच में जो एंगल छूटा वो छूटता ही गया। ये घोर लापरवाही बिहार पुलिस की, पटना पुलिस की नजर आई। अभिनव कुमार ने कैमरे पर डिक्लेयर कर दिया कि लड़की ने आत्महत्या कर लिया है, दवाई खा ली है, दवाई की ओवरडोज से सारी चीजें हुई हैं, कोई यौन हिंसा की बात नहीं है। यही बात एसपी भी कहते नजर आए और यही बात एसएसपी कार्तिकेय शर्मा भी नजर आए कहते हुए। तो ये 4 चेहरे जो पुलिस बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आपने देखा कि सीधे नींद की गोली और एक मोबाइल की सर्च हिस्ट्री की थ्योरी दी गई थी। आपको याद होगा तो प्रेस कॉन्फ्रेंस जब किया कार्तिकेय शर्मा ने, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि प्रभात मेमोरियल के जो भी डॉक्टर थे उन्होंने भी कोई यौन हिंसा की बात नहीं की है, गायनोकोलॉजिस्ट ने बात नहीं की है। और एक थ्योरी ये भी सामने आई कि रूम में दवाइयाँ मिली है, दवाइयों का ओवरडोज हो गया है, और फ़ोन में उनके सर्च हिस्ट्री में काफ़ी कुछ मिला है दवाइयों को लेकर के, वो कुछ सर्च कर रही थी। लेकिन एसआईटी की जांच में अब भी फ़ोन में क्या वो जांच कर रही थी, क्या वो ऐसी गूगल हिस्ट्री में कुछ था, एसआईटी की जांच में अब तक कोई भी बातें ऐसी सामने नहीं आई है।
हालांकि फ़ोन की जो प्रक्रिया है वो चल रही है, जैसा कि हमने आपको बताया, लेकिन ये पूरा मामला कहीं ना कहीं उलझाने वाले यही 4-5 चेहरे हैं, जो 4 ऑफिसर सामने आ रहे हैं हमारे ये, और इसके अलावा वो डॉक्टर प्रभात मेमोरियल का, जिसने गोलमोल रिपोर्ट जो है वो सौंपी है, जो आगे बताई। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे आते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट वो रिपोर्ट थी जिसने पुलिस कर्मियों को सबसे ज़्यादा असहज किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही वो रिपोर्ट थी जिसने सबसे ज़्यादा पटना पुलिस की फजीहत करवाई है, क्योंकि जिस कॉन्फिडेंस के साथ कैमरे पे एसएचओ से लेकर के एसपी से लेकर के एसपी से लेकर के एसएसपी तक ये साफ साफ कहते नजर आए कि कोई भी यौन हिंसा का मामला नहीं है, छात्रा के साथ कोई भी गलत नहीं हुआ है, बिना देखे। सवाल तो यही है कि छात्रा के शरीर पे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो जख्म, खरोंच और चोट के निशान का जिक्र किया गया है, सबसे बड़ा सवाल है कि पुलिस ने वो देखा कैसे नहीं। छात्रा के रिपोर्ट में साफ साफ ये बातें लिखी गई हैं कि शरीर के कई हिस्सों पर चोट के निशान हैं। परिवार वाले रो रो कर ये बात कह रहे हैं, चीख चीख के पुलिस वालों को बता रहे थे कि मेरी बेटी के शरीर पर नोच खरोच के निशान है, लेकिन तब भी पुलिस वालों ने इस बात को नज़रअंदाज किया और सीधे डिक्लेयर कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो पुलिस का बयान भी पलटा, पुलिस असहज भी नजर आई। अब जांच की तैयारी भी शुरू हो गई और 3-4 दिन बीतने के बाद आपने देखा कि हॉस्टल को सील किया गया, लड़कियां वहां से खाली करके जाती हैं। अब 3 दिन किसी सबूत के साथ छेड़छाड़ करने के लिए बहुत होते हैं। हालांकि अभी शंभू गर्ल्स हॉस्टल जो है वो पूरी तरीके से सील है, लड़कियां वहां पर नहीं है। एसआईटी की टीम वहां पर पहुंचती है, ताला खोलती है, जांच करती है, बाहर निकलती है। बाहर कमरे पे अगर आप देखेंगे तो कई ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे सो हॉटनेस इनसाइड, या फिर डेंजर जोन, या फिर तरह तरह की बातें कि इफ़ यू आर फ्रेंडली देन कम इन। तो ये तमाम बातें जो हैं उसको लेकर के भी जांच चल रही है कि क्या ये बातें मजाक में लिखी गई हैं या फिर वाकई में अंदर कुछ चल रहा था, ये तमाम बातें। और फिलहाल एसआईटी के पास छात्रा का फ़ोन भी है, जिससे कई खुलासे होने की संभावना जो है वो जताई जा रही है कि फ़ोन में सबसे ज़्यादा सबकी नज़र जो है वो सर्च हिस्ट्री पर ही है कि एसआईटी की टीम जब खुलासा करेगी तो छात्रा के सर्च हिस्ट्री के बारे में क्या कुछ बताती है, क्या वाकई में जो लड़की है वो कुछ सर्च कर रही थी या फिर कोई ऐसी बात थी। अब सवालों के घेरे में परिवार भी है कि दवाइयों की जो बात है वो कहाँ तक सच है। देखना होगा कि आखिर परिवार वाले इस दवाई के खरीदने वाली बात पर क्या कुछ कहते हैं। वो चालक जो स्कॉर्पियो चला रहा था वो क्या कुछ बताता है। अब भी कई सवालों के जवाब जो हैं वो मिलने बाकी हैं। इस मामले में कई ऐसे पहलू हैं जो कि पेचीदा नहीं बल्कि अनसुलझे हैं, जिसको सुलझाना बचा हुआ है। देखना होगा कि आखिर कब तक इतने दिन बीत जाने के बाद भी छात्रा को न्याय मिलता है, सच्चाई का पता चलता है कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है। पुलिस बार बार ये आशंका जता रही है कि छात्रा के साथ पटना में ना होकर के जो भी चीज़ें हुई हैं, जो सेक्सुअल असॉल्ट की भी बात सामने आ रही है, वो कहीं ना कहीं जहानाबाद में ही घटना घटी है। फिलहाल देखना होगा कि एसआईटी की जांच में आगे क्या कुछ निकल करके सामने आता है। हम हाजिर होंगे पूरे रिपोर्ट के साथ आपके सामने। क्राइम की खबरें देखने के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ रात 10 बजे।